तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन, जो कि है अपकमिंग टेक्नोलॉजीज इन ML एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सारी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है अगर आप ये ब्रांच अपने मास्टर्स के लिए लेना चाहते हैं तो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस ब्रांच को लेना चाहते हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉम CSIT बैकग्राउंड, और जो CSIT बैकग्राउंड से उनके अंदर भी ये डाउट रहता है कि यार मैं कोर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करूं कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज में मास्टर्स करूं जो आने वाले फ्यूचर का पार्ट है। ठीक है, एंड बाकी ब्रांचेस के बच्चे नॉन टेक बैकग्राउंड से, जो नॉन CS बैकग्राउंड से जो हैं, दे टू वांट टू जॉइन दीज थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पार्ट एंड लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड ठीक है। तो व्हाट आई विल बी गोइंग थ्रू वेरियस वेबसाइट्स एंड वेरियस ट्रेंड्स। ठीक है, मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक डिस्कशन सेशन होने वाला है। तो आई विल ब्राउज थ्रू डिफरेंट वीडियोज ऑन गूगल एंड डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन गूगल। ठीक है, एंड जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, आपको एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊं तो जैसे आज हम एक चीज़ टेस्ट करके देखते हैं कि यार जैसे रिकमेंडेशन मॉडल्स है तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलो, what are new technologies in AI? Natural language generation, this is not processing, this is not NLP, this is NLG. Natural language generation, speech recognition, machine learning platforms, virtual agents, डिसीजन मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। AI ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर, डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनमें हमें थोड़ा सा लंबा सेशन है, हम धीरे धीरे डेप्थ में जाके भी समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कोई चीज़ें काम करती हैं, वेयर AI इज यूज्ड अराउंड अस। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ AI ML? तो इंडिया टाइम्स के हिसाब से इंडिया टाइम के हिसाब से आ गया, by 2024 AI will be better than humans at translation, will write best selling books by 2049 and will perform surgeries by 2053. Is it clear? तो ये फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जब फ्यूचर इतना स्ट्रांग है तो उसको बनाने वाले लोग भी चाहिए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इंजीनियर्स की भी, AI इंजीनियर्स की भी डिमांड होगी। तो दिस इज अ सिक्योर फील्ड। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोर लाइक कंप्यूटर साइंस में करें तभी आपका फ्यूचर है। आप नहीं भी कर रहे हैं, आप लोकल्स में भी कर रहे हैं, आप एक स्पेशलाइजेशन भी पकड़ रहे हैं, स्टिल यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन मशीन लर्निंग? न्यूरल नेटवर्क्स था, उसके बाद अब आ गया डीप न्यूरल नेटवर्क्स, जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, कॉन्वर्सेशनल AI एंड कॉन्वर्सेशनल बॉट्स आर वेरी हॉट टॉपिक। मशीन लर्निंग इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी, देखो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस तो बहुत हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर बात की जाए, चलो ये बढ़िया आर्टिकल है। इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, it is important to stay on top of emerging AI and machine learning trends. AI and ML are the terms that nearly everyone has heard of these days. Even those who aren't familiar with these terms encounter these technologies almost every day. Research shows that 77% of the devices that we are currently using have AI built into them. From a bevy of smart devices to Netflix recommendation to products like Amazon's Alexa and Google Home. अब ये Amazon, Alexa, Google Home, Netflix recommendation system क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में हम और पढ़ेंगे, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज इन रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम को ही थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि एक बहुत हॉट फील्ड है ये। AI is force behind many modern technological comforts and that are now part of our day-to-day lives. There are numerous innovative uses of AI and ML. IBM chief Watson, for instance, could create a quintillion possible combination from just 4 ingredients. Also, AI-powered virtual nurses such as Molly and Angel are already saving lives and costs, while robots are assisting in various processes such as less invasive procedure to open heart surgeries. तो एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया। देखो, जीपीटी है तो पहली बात, जीपीटी का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। Generative Pre-trained Transformer 3. GPT-3 is a state-of-art language model trained on a massive amount of data, enabling it to generate human-like tests with remarkable accuracy. Edge AI. Edge AI क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन करते चलिए। देखो डिस्कशन है, Edge AI involves running AI algorithm and models directly on edge devices such as smartphone, IoT device and sensors. It reduces latency and provide faster and more efficient processing of data. तो Edge AI is another trend. Explainable AI. Explainable AI involves creating transparent AI systems that can provide clear explanation for their decisions and actions. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक विद अ वाटर बॉटल, फिर हम आगे भी देखेंगे इसमें। देखो आज हम जो करने वाले हैं ना, बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस फील्ड में चल रही हैं, ठीक है, एंड कैसे हम इन चीज़ों से डील कर सकते हैं।
Okay, guys, I hope that I am audible. इनको भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं चार्जर Okay. Okay, I hope that I am audible now. Good. Sure. Okay, so what we were doing. देखो, ML AI का जो फ्यूचर है ना, वो कैसा है आपको समझना पड़ेगा. ML AI का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो टेक ओरिएंटेड है. और टेक ओरिएंट सिर्फ टेक ओरिएंटेड नहीं है, इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो टेक ओरिएंटेशन के अलावा इसमें मतलब बहुत ही आप कह सकते हो कि पता नहीं क्या होने वाला है. अभी हम अगर एक्स नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, हो सकता है 100x टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो जाए, क्योंकि ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है. और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट से आप यू कैन नॉट एक्सेप्ट की मतलब एक्सपेक्ट की यार ये कितना ग्रो कर जाएगा. ओके, सो दैट इज वाई मेरा जो सजेशन है वो अभी तक तो जितना हमें समझ में आया कि AI/ML में बढ़िया है, ठीक है, फ्यूचर बहुत है. तो अब हम जो है वो ट्रेंड्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड्स क्या है इसमें. तो ट्रेंड्स में हमने देखा है एक NLP बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लैंग्वेज जनरेशन. डीप न्यूरल नेटवर्क्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है. इसके बाद एडवांस AI जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है. एडवांस AI जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है. चलिए और पढ़ते हैं. एज AI, इट इन्वॉल्व्स running AI algorithms and model directly on edge devices. Explainable AI involves creating transparent AI systems that can provide clear explanation for their decisions and actions. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है. मतलब आप ये समझिए एक्सप्लेनेबल AI कि क्यों डिसीजन लिया है, एक्सप्लेनेबल AI कि क्यों कोई सा डिसीजन लिया है. ये एक बहुत हॉट सर्चेज है. अगर आप अपनी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी, AI in healthcare, AI and robotics, transparency trends in AI. Despite becoming so ubiquitous, AI suffers from trust issues. As business plan to increase the use of AI system, they will want to do something more confidently. After all, no one wants to trust the decision of a system that they don't understand. तो ट्रांसपेरेंसी ट्रेंड्स इन AI, अब आपको क्या लग रहा है, एक ये फील्ड है, ये फील्ड भी AI से सॉल्व होगी कि कैसे ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे आप AI पे. ट्रस्ट ऑन AI ये आप कैसे डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ AI. दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस. चलो मेजर पेपर्स देखते हैं इस फील्ड में. मेजर पेपर्स इन फील्ड ऑफ रिकमेंडेशन models. Paper, the most common method to use recommender are factor models, Coren. रिकमेंडेशन सिस्टम पे थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं हम. देखो ऐसे ही सर्च होती है, मैं आपको सिर्फ कंटेंट ही नहीं दे रहा हूं, आपको मैं सर्च करना भी सिखा रहा हूं. देखो
व्हाट इज अ रिकमेंडर सिस्टम बोलते हैं, व्हाट इज AI बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम? A recommendation system is an artificial intelligence or AI algorithm usually associated with machine learning that uses big data to suggest or recommend additional product to the consumers. These can be based on various criteria including past purchases, search history, demographic information and other factors. ठीक है, ठीक है. Are you done? 2 मिनट देखते हैं. देखो AI बेस्ड क्या होता है, अभी हमें देखना है टाइप्स ऑफ रिकमेंडर, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है, कंटेंट फिल्टरिंग क्या होती है, हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फिल्टरिंग क्या होती है, यूज केसेस एंड एप्लीकेशंस. थोड़ा पढ़ के देखेंगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, देखो पढ़ने से ना आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार मतलब क्या चल रहा है इस फील्ड में, कैसे हम रिकमेंड करते हैं. क्योंकि जैसे आप प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, आप अपने मास्टर्स में किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्रोजेक्ट करोगे, वहां आपको मोर और लेस ना रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो. अब वो रिकमेंडेशन, जैसे आप रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, एक के बाद एक आ रही है, तो अब बोलते हैं वो रील्स कैसे रिकमेंड हो रही हैं. तो जो काम हम 2 महीने में प्रोजेक्ट में करते थे, अब वो AI 2 सेकेंड में कर देता है और आपके स्वाइप करते समय वो नई रील को रिकमेंड कर देता है. तो आउट ऑफ अ पूल ऑफ रील आपको वही रील दिखाई जाएगी जो आप देखना चाहते हैं. समझ में आया? ठीक है. Recommender system are trained to understand the preference, previous decision, characteristic of a people, product using data gathered about the interaction. These uses impression, clicks, like, purchases. ठीक है, जो भी आप फील्ड होगी उस फील्ड का डेटा रहेगा. दैट इज नॉट, ये तो सिर्फ ऑनलाइन डेटा बता रहा है ये कि क्या कैसा है. Because of their capability to predict consumer interest and desire on a highly personalized level, recommender system are favorite with content and product providers. They can drive consumer to just about any product or service that interests them, from books to videos to health classes to clothing. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. While there are vast number of recommender algorithms and technique, most fall into these broad categories: collaborative filtering, content filtering and context filtering. ठीक है. collaborative filtering algorithm recommends item, that is the filtering part, based on the preference information of many users. This is collaborative part. This approach uses similarity of users preference behavior given previous interactions between user systems. Recommender algorithms learn to predict future interactions. These recommender system build and model from a user's past behavior, such as item purchased previously or rating given to those items and similar decision by the users. The idea is that if some people have made familiar decision and purchases in the past, like a movie choice, then there is high probability that they'll agree on the additional future purchases. ठीक है. collaborative filtering is ठीक है, समझ गए. तो दो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है कि दो लोग हैं, जैसे मैं हूं और आप हो. अब हमने पास्ट में जो चीज़ करी है वो सेम सी लग रही है. ठीक है, वो सेम सी लग रही है. अगर वो हम सेम सी मान सकते हैं, अगर वो सेम लग रही है, तो जो चीज़ मैं कर रहा हूं वो चीज़ आपको भी रिकमेंड करेगा सिस्टम. दैट इज कोलैबोरेटिव. अगर मेरा और आपका प्रोफाइल सेम है, हमने ऑलमोस्ट सेम टाइप की नेटफ्लिक्स में मूवीज देखी हैं, तो जो अगली मूवी मैं देख रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो मूवी आपको रिकमेंड हो जाएगी. दैट इज. और फिर मैं कितनी देर देख रहा हूँ, हो सकता है वो मूवी मैंने पूरी देखी, तो दैट मीन्स वो मूवी में मेरा इंटरेस्ट बना रहा, एंड दैट मीन्स कि वो मूवी मुझे पसंद आई. अब आखिरी में नहीं आए, दैट इज अ डिफरेंट, बट कई मूवी शुरू में ओपन करने के बाद ही हम बंद कर देते हैं, राइट. तो दैट इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. दैट इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. कंटेंट फिल्टरिंग. कंटेंट फिल्टरिंग इज सेम थिंग कि मैंने अगर ये देखी है तो मुझे ये पसंद आएगी. मेरे देखे हुए कंटेंट से मुझे दिया जा रहा है,
कोलैबोरेटिव मतलब मेरे जैसे दूसरे इंसान ने जो चीज उसको पसंद आई है वो मुझे दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज कंटेंट फिल्टरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट फिल्टरिंग इज बेसिकली, आप ये चीज समझिए, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने धूम 1 देखी, धूम 2 देखी, तो धूम 3 भी मुझे दिखाएगा, धूम 4 आई है तो वो भी मुझे रिकमेंडेशन में दिखाएगा। समझ में आया? तो दैट इज सीक्वेंस को, जब कंटेक्स्ट को फॉलो किया जाता है। मुझे अगर सस्पेंस मूवी पसंद है, मैं फास्ट एंड फ्यूरियस 1 देख रहा हूँ, 2 देख रहा हूँ, तो 3 भी आएगी। अगर मैं द विंची कोड मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मुझे रिकमेंडेशन में एंजल्स एंड डीमॉन्स भी आएगी, क्योंकि वो उसी टाइप की है या उसका अगला पार्ट है, या वो चाहते हैं कि मैं एक सीरीज का हिस्सा बनूं, मैं एक डीसी। अब जैसे डीसी है, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, जैसे डीसी या मार्वल है, तो अब मार्वल क्या करेगा, नेटफ्लिक्स को पैसा देगा एडवर्टाइजमेंट करने का, लेकिन वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, वो अपने रिकमेंडेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये लाएगा कि यार मार्वल की मूवी का फैन बना दूं मैं किसी को, एंड दैट ऑन दैट लेवल एआई इज इंपैक्टिंग योर लाइफ। कि आपको पसंद भी नहीं है इंग्लिश मूवी, लेकिन आप आज से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पता चला मार्वल के सबसे बड़े फैन बन गए, बिकॉज ऑफ कंटेक्स्ट फिल्टरिंग। ठीक है। ई कॉमर्स एंड रिटेल पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइजिंग। अब जैसे आप ये देखो, आप ये चीज रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, तो ये यूज केसेस हम थोड़ा सा देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड यार, मैं आई विल बी बैक फ्रॉम वॉशरूम।
ओके गाइज, आई एम बैक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप सर्च करते हो ना किसी टॉपिक को, तो वो कई बार काफ़ी बोरिंग और काफ़ी लेंदी हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि आपके फ्यूचर का सवाल है, और ये ऐसी ब्रांच है जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं, इसलिए मैं इस ब्रांच को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाकी हर ब्रांच को तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो ब्रांच डेटा साइंस हो गई है, एमएल हो गई, ये इसको मैं कर सकता हूँ। मैं चीज़ें भी जानता हूँ, इस फील्ड से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो ये है कि हाँ, हम चीज़ें समझ सकते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्रांच जिसके बारे में आपको इनसाइड आउट सब पता होना चाहिए। तो मैंने प्लान किया 4-5 सेशन में सिर्फ इसी पे लूँगा, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं, क्या सैलरीज मिलती हैं, कौन से कॉलेजेस कौन सी ब्रांचेस देते हैं, कौन से कॉलेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच देते हैं। एनआईटी आईआईटी में ही हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, पहले के 2 लेक्चर्स में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एआई और एमएल के बारे में, फ्यूचर के बारे में जाना, और अब हम और डेप्थ में घुस रहे हैं कि यार उनमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए इनमें काम करने के लिए, ठीक है। तो आराम से आप देखिए, ठीक है। अब जैसे ई कॉमर्स और रिटेल में पर्सनलाइज मर्चेंडाइजिंग है। इमेजिन दैट अ यूजर हैज ऑलरेडी परचेज्ड अ स्कार्फ, व्हाई नॉट ऑफर अ मैचिंग हैट सो द लुक विल बी कंप्लीट। अब ये तो हमारे जो वेंडर्स हैं, भैया लोग हैं, तो भैया ये आपके साथ बढ़िया लगेगा, अरे इस स्कार्फ के साथ ये हैट बहुत बढ़िया लगेगी, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं। ह्यूमन तो रिकमेंडेशन के लिए जाना ही जाता है। सेल्स इज नथिंग बट रिकमेंडेशन। सेल्स क्या है, सेल्स का जो इतना बड़ा बोलते हैं ना, मतलब पूरा एमबीए होता है सेल्स में, इतनी सारी चीजें होती हैं। सेल्स तो है ही रिकमेंडेशन, बट उसको अब सिस्टम करेगा, आपका जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो रिकमेंड करेगा, क्योंकि इतने सारे लोग इतना सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं। और अब हम बहुत स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जो सच में यूजर को लगे। देखो, पहले तो बेचने के लिए होता था कि आपने हमारे से स्कार्फ लिया, इसको तो टोपी भी पहना दो, तो इट वाज लाइक दैट। बट नाउ ये कि यार यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि यार हाँ यार, मजा तो आ गया, ये कोर्स लेके मजा तो आ गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दिस फीचर इज ऑफन इंप्लीमेंटेड बाय द मीन्स ऑफ एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स एज कंप्लीट द लुक, और यू माइट ऑल्सो लाइक सेक्शन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Walmart, Target एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने कितना सही डेटा दिया है। ऑन एन एवरेज रिकमेंडर सिस्टम जो है वो आपको 22.5% की सेल्स में ग्रोथ दिखाई है उसने, ठीक है। मीडिया एंटरटेनमेंट पर्सनलाइज कंटेंट, AI based recommender engines can analyze an individual purchase behavior and detect patterns that will help provide them with the content suggestion that will be most likely match is of his or her interest. Spotify, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hotstar यही तो करते हैं कि ये मूवी देखो, you may also like के अंदर, ठीक है। योर मतलब यह होता है ना कि जैसे Spotify ने एक निकाला था या योर डेली लिस्ट या योर म्यूजिक लिस्ट करके, ऐसे करके। बेनिफिट्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है, तब तो ठीक है। हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें हम थोड़ा सा और घुसेंगे। हाउ रिकमेंडर मेक्स मॉडल मेक्स रिकमेंडेशन विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यू हैव। if you only have data about the interactions which occurred in the past, you probably be interested in collaborative filtering. If you have data describing the user and items they have interacted with, a user's age, category of a restaurant's cuisine, average review of a movie, you can model the likelihood for new interaction, ठीक है। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन फॉर रिकमेंडेशन, ये समझते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स फॉर रिकमेंडेशन, ये समझते हैं। न्यूरल कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है, ये समझते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑटो इनकोडर फॉर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ये समझते हैं। कॉन्टेक्चुअल सीक्वेंस लर्निंग, ये समझते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं यार, आराम से पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल, बढ़िया आर्टिकल है ये आपको बताएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है ये फील्ड। और हम एआई भी सीख जाएंगे, थोड़ा सा रिकमेंडेशन भी सीख जाएंगे। तो अब क्या होगा कि कहीं पे अगर इंटरव्यू है ना, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता सकते हो कि यार आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव हर्ड ऑफ रिकमेंडेशन मॉडल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वी कैन गो विद दिस। चलो, Metric factorization techniques are the core of many popular algorithms, including the word embedding and topic modeling, and have become a dominant methodology within collaborative filtering based recommendation. MF can be used to calculate the similarity in users' rating and interaction to provide recommendation. In the simple user item matrix below, Ted and Carol likes movie B and C. ठीक है, Bob likes movie B. To recommend a movie to Bob, metric factorization calculate that users who liked B also liked C. So C is a possible recommendation for a Bob.
ठीक है भाई। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन यूजिंग ऑल्टरिंग लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम, ALS एल्गोरिथम बोलते हैं। दिस इज अ गुड एल्गोरिथम, अप्रोक्सीमेट्स द स्पार्स यूजर आइटम रेटिंग matrix U by I as the product of two dense matrices, user and item factor matrices of size U cross F and F cross I। ठीक है, है तगड़ी चीज़ यार, समझना पड़ेगा। यूज़र टेड कैरल बॉब एलाइज, यूज़र आइटम ABC। टेड बी लाइक को लाइक करता है, इसका रेटिंग है 4। ठीक है, डी को लाइक करता है 3, कैरल ए को 3, सी को 2, बॉब बी को 5, डी को 2, एलाइज सी को 4। तो अब इससे इन्होंने बनाया एक मॉडल, टी के लिए, टेड के लिए बनाया 1.4.9। अब ये देखना पड़ेगा ये कैसे आया है। अच्छा, इन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है इसमें। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है यार, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक मिनट आप लोग भी ये पढ़ के देखिए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा आपको भी समझ में आएगा कि कितनी डेप्थ या कितना मैथमेटिक्स है। कई लोगों का जैसे मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है, तो उनके लिए तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए भी थोड़ा चेक बैक कर लीजिए।
मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन यूजिंग ऑल्टरनेट लीस्ट स्क्वायर, डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे जाते हैं। Convolutional convolutional neural networks are the image crunchers to identify objects. Recurrent neural networks are the mathematical engines to parse language patterns and sequenced data. Deep learning recommender model build upon existing techniques such as factorization to model the interaction between variables and embeddings to handle categorical variables. An embedding is learned vector of numbers representing unity features so that similar entities, user or items have similar distances in vector space. ठीक है. For example, a deep learning approach. अब देखो vector space is a hardcore concept of आप कह सकते हो this thing that is your linear algebra, that is matrix वाला part. For example, a deep learning approach to collaborative filtering learns the user and item embeddings, latent feature vectors based on user and item interactions with a neural network. ये थोड़ा एनवीडिया की तरफ ही है, सब कुछ स्कोर बेस्ड रहता है एंड आई थिंक मैट्रिक्स इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा यूज होता है रिकमेंडेशन मॉडल में. तो इनफैक्ट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप एट स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड आदित्य बिरला, माय मैनेजमेंट ट्रेनी स्टिंट एट आदित्य बिरला, ये सारी चीज़ें ही हमने यूज़ करी हैं. ठीक है. थोड़ा ही समझना पड़ेगा.
अब देखो, पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड दो टाइप के रिकमेंडर सिस्टम होते हैं। नॉन पर्सनलाइज्ड तो ऐसा होता है जेनेरिक, कि डेटा यूज़ करके सबको बता दिया, लेकिन अगर हमें पर्सनलाइज्ड करना है, हर एक जन के लिए खुद का रिकमेंडर बनाना है, तो वो बहुत अलग चीज़ होती है। देर आर वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो पर्सनलाइज डेटा के लिए हैं। A recommendation engine is a powerful tool for increasing your customer loyalty and improving the shopping behavior on your e-commerce platform. According to McKinsey, 35% of what consumer purchase on Amazon, 75% of what they watch on Netflix comes from product recommendation. ये देखो, ये है असली डेटा जो आपको समझ में आना चाहिए कि रिकमेंडेशन सिस्टम की पावर क्या है। Let's start with the recommendation engine definition. A recommendation system with AI is a system that suggests products, services, information based on the user data. The recommendation algorithm retrieves such data as the user history and the behavior of similar users, their preferences, interests, and buying experience. Based on this data, recommendation provides efficient way. ठीक है। Step 1 is collect the data. That is simple. That is a very simple thing. Age, gender, सब कुछ। Data is analyzed, data is filters. अब देखो, रिकमेंडेशन मोर और लेस वही होती है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, है चीज वही, एकदम ही वही है। अब बेस्ड कुछ भी हो सकता है, कंटेंट बेस्ड मतलब प्रीवियस डेटा पे, कोलैबोरेटिव कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग क्या होती है, जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं उस कंटेंट के बेसिस पे मुझे नई चीज बताई जाएगी। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है, मेरे जैसे दूसरे ने, जो उसकी हिस्ट्री मेरे जैसी रही है, उसने अगला स्टेप क्या लिया है, उसको मजा आया है कि नहीं आया, उसके बेस पे मुझे मिलेगा। समझ में आया? तो एक कोई मॉडल होता है ना, वो आई थिंक कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग पे पहले इनिशियल लेवल पे रहता है, और फिर क्रॉस इंडिविजुअल या क्रॉस एंटिटी डेटा ट्रांसफर की वजह से वो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग पे मूव कर जाता है। कंटेंट बेस्ड डेटा तो वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट्स रिकमेंडेशन सिस्टम विद मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल नहीं चाहिए, काम चाहिए। एम एल एल्गोरिथम्स
फॉर रिकमेंडर सिस्टम। कैसे करते हैं? सब में मोर और लेस वही है। एक हम ये भी समझेंगे हाउ इंस्टाग्राम रील्स रिकमेंडेशन मॉडल वर्क्स। ठीक है, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन सबसे इजी चीज़ होती है, ये मैं समझ गया हूँ। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन सबसे इजी चीज़ होती है बेस्ड ऑन द डेटा। वो हमें रिजल्ट देता है और रिजल्ट के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक हम काफ़ी देर से इसको डील कर रहे हैं। विल टेक अ स्मॉल ब्रेक यार, और फिर हम 1 घंटे का लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे। एलेक्स सेल्टेक सॉफ्ट। जस्ट अ स्मॉल ब्रेक। चलो।
ओके गाइस, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा मैट्रिक्स को और ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं। द यूजर आइटम इंटरेक्शन मैट्रिक्स इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूजर मैट्रिक्स एंड द आइटम मैट्रिक्स। तो वही है जो हमने पहले देखा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो इन्होंने क्या किया, मूवी के लिए किया है, तो लेट अस गो फॉर द मूवी। तो मूवी का फीचर, तो मूवी वन के को, हर मूवी को इन्होंने दो फीचर में डिवाइड किया हुआ है, फीचर वन, फीचर टू, फीचर वन, फीचर टू। सारी मूवी के लिए हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, दिस इज अ आइटम मैट्रिक्स की क्या क्या फीचर है। इसके बाद हमने यूजर मैट्रिक्स बना के देखा है कि यूजर वन के लिए क्या मैट्रिक्स है, फीचर वन को कितना पसंद करता है, फीचर टू को वो कितना पसंद करता है, और यूजर वन यूजर टू का मैट्रिक्स बना के देखा है। तो इट इज लाइक यूजर वन मूवी वन। तो इन्होंने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका 4x4 मैट्रिक्स बना। अब रिकमेंडेशन के लिए चार चीजें आएंगी कि यूजर वन मूवी वन 1.37, यूजर वन मूवी टू 0.7, अब यूजर वन मूवी 3। अभी ये कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन इज अ क्लास ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स used to represent data about ratings and interaction as a set of matrices. One big matrix is decomposed into two smaller matrices, one with the item features and one with the features representing how much the user prefers this or that item feature. ठीक है, अब the essence of the approach is to predict all the unknown values within the user item matrices using the existing values and take into account probable errors. The model learns to predict item and user feature given the existing data on other movies and users. Once it knows the values that populate them and user matrice, it can arrive at a dot product. Simple सा product इन्होंने लिया है इन दोनों matrices। ये जो आपका एक देखो, एक मैट्रिक्स है, ये आपका आइटम मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है आपका यूजर मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जनरेट हुआ यूजर आइटम मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जनरेट हुआ यूजर आइटम मैट्रिक्स। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता है कि क्या है, कि आपको ना यहां पर नाउ इट कम्स टू यू कि यार आप फीचर क्या मानोगे किसी मूवी के। एक प्रोडक्ट है, आपको क्या लगता है कि कोई मूवी है, उसके कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और यूजर कितना उस एस्पेक्ट को करना चाहता है, या यूजर को क्या जरूरत। अब जैसे मान लीजिए कि एक हेल्थ ऐप है, मैं आपके सामने एक हेल्थ ऐप डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। एक हेल्दी इंसान को एक नॉर्मल इंसान को हेल्दी रहने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है। तो अब हम उसको हेल्थ टिप्स देते समय ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कौन सी चीज उसे पसंद है, कौन सी चीज वो इजीली कर सकता है, और कौन सी चीज उसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब उस फीचर को ध्यान में रखते हुए हम यूजर की अकाउंटेबिलिटी, यूजर की मतलब बोलते हैं ना, यूजर की टेंडेंसी टू अडैप्ट टू दोज फीचर्स, उसको मैप करेंगे। और जो हमें लगेगा कि यार हमारे पास ये 25 प्रोडक्ट है, इनमें से ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, तो वी रिकमेंड दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, सो दैट इज हाउ द एंटायर रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क्स। इट इज अ वेरी इजी थिंग, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि पैरामीटर या फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो मैं सबसे बेहतरीन जो चीज जिस चीज पे मैंने काम किया वो है हाइब्रिड, यानी आप कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी कर रहे हो, कंटेंट फिल्टरिंग भी कर रहे हो, दोनों को यूज करके फीचर्स बना रहे हो, और उस फीचर को आप अपने यूजर्स को दे रहे हो। ठीक है, उनको कंपेयर कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो मैट्राइसेस का, एंड देन यू आर डिलीवरिंग इट। तो ये देख रहे हो, इसमें मैट्राइसेस में कोई बहुत बड़ा मैथ्स लगा क्या, नहीं लगा, लेकिन जब यही चीज बहुत बड़े डेटा पे होती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस भी आना चाहिए। उसका रीजन क्या है समझो। जब आपको कंप्यूटर साइंस आता है ना, जब आपको आपको कंप्यूटर साइंस का कुछ डोमेन आता है, तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है वो समझो आप, कि आपने डेटा यूज करना है, लेकिन डेटा एक्सेल में तो होता नहीं है, डेटा तो बड़े बड़े डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसेज में होता है। उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए। ठीक है, पाइथन आपको उसको एनालाइज करने के लिए आनी चाहिए। तो जो डेटा एनालिसिस है ना, देखो डेटा इज मोर और लेस जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जनरेटेड बाय कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड स्टोर्ड इन इट। तो आपको कंप्यूटर को तो समझ में आना चाहिए, आपको डेटा वेयर हाउसेस तो समझ में आने चाहिए। ठीक है, डेटा आपको जब तक डेटाबेस स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, डीबीएस आपको नहीं आएगा ना, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आएगा, तब तक आप डेटा को
एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डेटा को हैंडल नहीं कर सकते, और जब तक आप डेटा को हैंडल नहीं कर सकते हाउ विल यू प्रेडिक्ट? तो ऑब्वियसली यूजुअली इन अ कंपनी आपके विंग्स होते हैं, तो डेटा एनालिसिस विंग विल एक्सट्रैक्ट डेटा, सब कुछ वो काम करेंगे, एंड देन दे विल गिव यू द आउटपुट, एंड दैट आउटपुट यू विल यूटिलाइज टू डिजाइन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम। ये यूजुअली होता है। बट हाँ, बीइंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर या आप कभी भी कहीं भी कोर्स करेंगे तो यू हैव टू लर्न दिस एंटायर चेन, you have to learn this entire chain. I hope you are getting my point. Is it clear? अब देखो डीप न्यूरल नेटवर्क्स में बताता हूं आपको। डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन. It allows for modeling the non-linear interactions in the data and finding hidden pattern in the data that could otherwise be discovered, मतलब couldn't be discovered. तो आप डेटा के अंदर अगर आपको और डीप देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, बहुत ऊपरी ऊपरी लेवल पे हो रहा है, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू नो द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड तो इट इज बेसिकली नॉन लीनियर. देखो ये तो लीनियर इंटरेक्शंस हुआ, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बट कई नॉन लीनियर इंटरेक्शंस भी होते हैं, तो उनको हमें कंसिडर करना है. तो मतलब इन दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू यूज द डीप न्यूरल नेटवर्क एस्पेक्ट. ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं. एक इनपुट लेयर रहेगी, यानी आपके इनपुट फीचर्स रहेंगे. इसके बाद इनपुट फीचर्स को आप और ज्यादा मतलब बोलते हैं ना पैरामीटर्स के साथ लिंक करोगे, उन पैरामीटर्स को और बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ लिंक करोगे, फिर इन पैरामीटर्स को और पैरामीटर्स के साथ लिंक करोगे. आप समझ रहे हो कि एक पैरामीटर के अंदर आप देखो, मैं बता रहा हूं जैसे फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, दीज आर द 3 फीचर्स. Now feature 1, feature 2 together will become a fourth feature. Feature F1, F2 will become fourth feature. F1, F3 will become fifth feature. F2, F3 will become sixth feature. F1, F2, F3 will become seventh feature. तो आप समझ रहे हो कि कितने डेप्थ में गए हो, आपने इनके इंटरैक्शंस लिए हैं. और अब क्या होता है, इसमें और डेप्थ चली जाती है. अब मान लो कि आपको ज्यादा वेटेज देना है टू फीचर 2, तो यू विल मूव टू F1, F2 स्क्वायर. अब फीचर 1 फीचर 2 का स्क्वायर, तो यू हैव गिवन मोर वेटेज टू फीचर 2. सो दैट इज व्हाई यू आर इनकलकेटिंग द डेप्थ ऑफ द डेटा. यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट द हिडन एस्पेक्ट ऑफ दैट डेटा, एंड दैट इज वेयर द मोर मैथमेटिकल पार्ट कम्स इन. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैथमेटिक्स से डेटा के लिए वो है मैट्रिसेस, ये याद रखना. ठीक है, रिजेंबलिंग द वे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम वर्क. अब हमारा दिमाग कैसे काम करता है. Deep neural network consists of neurons residing in different interconnected layers, input layer, number of hidden layers and output layer. Deep neural nets can be trained to extract features right from the content. अब देखो, समझो, अब मैंने बोला समझो, अब मैं कैसे बताऊं आपको. जैसे एक मूवी है, मुझे एक मूवी है द विंची कोड पसंद आई. ठीक है भाई, अब मैंने प्रखर के सामने द विंची कोड पे कुछ एक फीचर दे दिया कि हाँ 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 10 में से 9 नंबर पसंद आई. ठीक है, अब वो मुझे उसके जैसी बाकी मूवीज रिकमेंड करेगा. बट क्या वो रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रांग थी? क्या वो रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रांग थी? नहीं, क्योंकि मुझे तो ये एज अ मूवी पसंद आई है. हो सकता है मुझे डायरेक्टर पसंद आया हो सकता है मुझे म्यूजिक पसंद आया हो, इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी हो. तो नाउ दैट मूवी का जो फीचर है उसको और ज्यादा हम बेसिकली उसको सेग्रीगेट करेंगे कि इसमें वीडियो कैसा है, ऑडियो कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, इमेजेस कैसी हैं. ठीक है, तो उसको और डेप्थ में हमने समझना चालू किया. तो दिस इज हिडन लेयर 1. अब अगर वीडियो है तो वीडियो में भी मैं और डेप्थ में जाऊंगा कि दिन के सीन ज्यादा है, रात के सीन ज्यादा है, कौन से सीन ज्यादा है. तो मुझे पता चलेगा कि यार प्रखर जो है ना, उसको हैप्पी मूवीज बहुत पसंद है जिसमें दिन के सीन बहुत ज्यादा रहते हैं और बोलते हैं ना एक जॉयफुल म्यूजिक रहता है, तो वो मुझे नई मूवी रिकमेंड करेगा. एंड आप खुद सोचो, इतनी डेप्थ में जाके अगर कोई मूवी रिकमेंडेशन हो रहा है तो कितना बढ़िया काम होगा, वो कितना बढ़िया काम होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. I hope you are getting my point. This is the depth you are actually working at. This is the depth you are actually working at. समझ में आया? अब देखो, YouTube for example uses Google Brain, an artificially intelligent system to drive relevant recommendation for the videos. तो इनने जो AI सिस्टम बनाया रिकमेंडेशन का, उसका नाम है Google Brain. The recommender system consists of 2 neural networks, one for the candidate generation that takes users watch history as input and uses collaborative filtering. इन्होंने collaborative filtering use किया है
फॉर वीडियो सिलेक्शन एंड सेकेंड फॉर रैंकिंग हंड्रेड्स ऑफ वीडियो इन ऑर्डर। तो अब पहली बात तो रिकमेंडेशन है, अब रिकमेंडेशन भी इतनी सारी हो जाती हैं कि उनको आपस में पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा। अब जैसे मैं रिकमेंडेशन दूं तो रिकमेंडेशन तो मैं हजारों दे सकता हूं, लेकिन उन रिकमेंडेशन में भी बेस्ट रिकमेंडेशन, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट रिकमेंडेशन, ये टॉप 5 रिकमेंडेशन, उसके लिए यूट्यूब अलग एल्गोरिथम यूज करता है। ठीक है, तो यूज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग ही हो रही है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग ही यूज हो रही है। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि लॉजिक्स क्या यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 न्यूरल नेटवर्क्स हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सी बात है ना, मुझे पता है कि एक इंसान ये इंसान ये करने के बाद ये करके खुश होता है, ये इंसान भी ये करने के बाद जो सेम चीजें की है, हम वी कैन प्रेडिक्ट कि यार ये 3 बकेट्स में से या 3 आइसक्रीम के फ्लेवर्स में से ऑप्शन बी खा के सबसे ज्यादा खुश होगा। वी नो दैट, क्योंकि उसके जैसा सेम इंसान वो रिजल्ट दे चुका है। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज कि कंपेयरिंग दिस पर्सन टू अनदर पर्सन एंड यूजिंग हिज और हर डेटा टू फाइंड आउट कि इसको क्या रिकमेंड करना चाहिए। वेयर इज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में क्या होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें आपकी फिल्टर करी जाएंगी कि यार इसको ये पसंद है तो वो है। तो उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज की होने की जरूरत है, डोमेन नॉलेज होने की जरूरत है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाइब्रिड फिल्टरिंग इज समथिंग दैट, मतलब समथिंग बहुत ज्यादा यूज किया गया है। मतलब मुझे हाइब्रिड फिल्टरिंग का मॉडल ही सबसे सही लगता है। उसमें आपके कंटेंट और आपके जैसे दूसरे इंसान ने क्या चीजें करी हैं, इन दोनों को यूज किया जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पता है आपको क्या है? आपको फीचर्स बनाने हैं, फीचर्स के बाद आपको लेयर्स बनानी है, लेयर्स में रिलेशंस बनाने, और तब जाके आपका रिकमेंडेशन सिस्टम सही में काम करेगा। 99% काम रहता है लॉजिक का, 1% काम है कि उसको ऐप डिजाइन करके दिखाने का। बट कैसे दिखाओगे, ऐप में क्या चीज दिखाओगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। हाइब्रिड ही होती है ज्यादातर तो। ठीक है, Spotify Discovers Weekly is a great example of hybrid recommendation engine that is built upon 3 models. Collaborative filtering, ki collecting and analyzing the listening behaviors of different user and then making the cluster of user with a similar music taste. Similar, मेरे जैसे जो बाकी लोग होंगे उनका डेटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं हूं और आप हो, हम दोनों सेम टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, तो आपने अगर कोई नया गाना सुना हुआ है तो वो गाना वो मुझे भी रिकमेंड कर देगा। ठीक है, इसके बाद यूजिंग कंटेंट एट्रीब्यूट सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिस्ट एंड सॉन्ग्स। ये कंटेंट है कि मुझे अमित त्रिवेदी के गाने बहुत ज्यादा पसंद है तो वो मुझे अमित त्रिवेदी का अगला गाना करेगा। लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, कोलैबोरेटिव इज हाईली हाईली, आप कह सकते हो कि बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा रैंडम है। जरूरी नहीं है कि यार हम दोनों आज तक सेम हो तो उसको जो पसंद आया अगला वो मुझे भी आए, लेकिन कंटेंट बेस्ड थोड़ी प्रेडिक्शन पे ज्यादा रहती है। दैट इज, अगर मुझे अमित त्रिवेदी के गाने यूजुअली पसंद है तो अगला गाना भी पसंद आएगा, बिकॉज ऑन द इमोशनल लेवल एंड द साइकोलॉजिकल लेवल आई एम अटैच्ड टू अमित त्रिवेदी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। देखो, हाउ अ रिकमेंडर सिस्टम वर्क, एनी मॉडर्न रिकमेंडेशन इंजन would work a powerful mix of machine learning technology and the data that fuels everything. ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, फिर आप अपनी मशीन को सिखाओगे उस डेटा को। गूगल सिंगल आउट 4 कीज phases through which a recommender system processes data. They are information collection, storing, analysis and filtering. Let's have a closer look at each of these phases. Data collection. The initial phase involves gathering relevant data to create a user profile or model for prediction task.
द डेटा में इंक्लूड such points as user attributes, behaviors or content of the user access resources. Recommendation engine mostly rely on two types of such data. एक explicit data होता है, ठीक है, जिसमें मतलब उसमें हम क्या करेंगे, explicit data में हर चीज को 1 to 5 की रेटिंग देंगे, लाइक या डिसलाइक की रेटिंग 0-1 की रेटिंग दे देंगे, रिव्यूज, प्रोडक्ट, कमेंट्स, इन सबको रेटिंग दी जाती है, ठीक है. और इम्प्लिसिट डेटा होता है बिहेवियर डेटा, कि कितनी देर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या आइटम आप अपने मतलब विश लिस्ट में डाल रहे हो, या कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ऑन एन आर्टिकल, ठीक है. तो दैट इज ऑल थिंग आर लाइक योर इम्प्लिसिट डेटा. तो एक्सप्लिसिट होता है जो पहले ही पता चल जाता है कि इसको पसंद आया तो उसने लाइक दिया है, अगर उसने 5 स्टार दिया तो दैट इज एक्सप्लिसिटली कि यार इसको ये चीज पसंद आई है. बट अब मुझे पता चल रहा है, टी शर्ट आएगी कौन सी, कहाँ, एल एल आ जाती तुम्हें, एल ठीक है. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि क्या कैसे होता है, एक्सप्लिसिट डेटा क्या होता है, इम्प्लिसिट डेटा क्या होता है. तो यू स्टार्ट विथ फाइंडिंग आउट कि आपके पास क्या एक्सप्लिसिट डेटा है, क्या इम्प्लिसिट डेटा है, क्या आप उस डेटा से कोई और डेटा बना सकते हो, क्या कोई आप हिडन चीज निकाल सकते हो उस डेटा से, डेटा के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. इसके बाद इम्प्लिसिट डेटा इज ईजियर टू कलेक्ट एज इट डजेंट रिक्वायर एनी एफर्ट फ्रॉम द यूजर. आपको कोई रेटिंग वेटिंग नहीं मांगनी है, ठीक है, इसलिए ना, मतलब आपको कुछ मांगना ही नहीं है यूजर से कि ये रेट करो वो रेट करो. आप इम्प्लिसिट डेटा जो वो अननोइंगली आपको दे रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It implicit data is easier to collect as it doesn't require any efforts from the user. You can just keep user activity logs. Though such data is more difficult. अब भाई सिंपल सी बात है कि मैं कोई 15 मिनट पढ़ रहा है एक पेपर को, अब मैं क्या पता लगा लूंगा उससे, बस मैंने 15 मिनट निकाला कि यार ये 15 मिनट पढ़ रहा है, उसको समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा, कितनी बार वो मुस्कुराया, कितनी बार उसने कॉल लगा के अपने दोस्त से बात करी. अब आप समझ रहे हो कि क्या काम करने वाले हो गए आप, कितना इंटरेस्टिंग वर्क है. मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये काम, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है. तो इम्प्लिसिट डेटा इज क्लियर थिंग कि आपको क्या चीज है, ठीक है. एनी रिकमेंडर सिस्टम में यूटिलाइज यूजर एट्रीब्यूट सच एज, अब वही है कि एज, जेंडर, नेशनैलिटी, साइकोग्राफिक्स यानी इंटरेस्ट कितना है, एज वेल एज आइटम एट्रीब्यूट डेटा, एट्रीब्यूटेड डेटा, जेनर, टाइप, कैटेगरी. अभी हम मूवी के लिए बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे पैरामीटर मिलने लगे हैं, बहुत सारे पैरामीटर मिलने लगे हैं, ठीक है. तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सब आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप डेटा को कैप्चर कैसे कर रहे हो. आप डेटा को कैप्चर कैसे कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. Data storing. When explaining how data is prepared for machine learning, we have pointed out that importance of having enough data to train a model. ये तो बिल्कुल सच बात है, अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा खासा नहीं होगा, तो आप मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाओगे, ठीक है. While explaining how data is prepared for machine learning, we have pointed out that the importance of having enough data to train a model. The more quality data there is to feed algorithm with, the more effective and relevant recommendation they will provide. डेटा प्रिपरेशन, फिर डेटा एनालिसिस, बैच एनालिसिस, नियर रन टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस. फ्यूचर क्या है रिकमेंडेशन सिस्टम का, बढ़िया चीज है यार ये. अब एक बार आपने डेटा रख लिया, the next step involves selecting fitting storages that is scalable enough to manage all collected data, ठीक है. The choice of storage depends upon the type of data you are going to use for recommendation in the first place. There can be standard SQL database for structured data, NoSQL base for unstructured data, a cloud data warehouse for both, or even a data lake for big data projects. तो आपको data lake तक तो usually चले भी जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा data हो जाता है. Cloud data warehouses is something that is reliable, or you may use a mix of different data repositories depending upon the purposes, ठीक है.
यू कैन लर्न मोर इन आर लाइक, ठीक है चलो ये तो मशीन लर्निंग पाइपलाइन है. डेटा एनालिसिस, डेटा इज ओनली यूजफुल व्हेन thoroughly analyzed. There are different type of data analysis based on how quickly the system needs to produce recommendation. Batch analysis means the data is processed and analyzed in batches periodically. This can be analyzed, मतलब daily sales data को आप periodically analyze कर सकते हो. Means near real time analysis means the data is processed and analyzed after every few minutes or seconds but not in real time. तो अब क्या होगा, डेटा को आपको रिकमेंडेशन देनी है, तो एक होता है कि हर 2 मिनट बाद उसका डेटा बढ़ेगा. अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है, समझो. रियल टाइम का एनालिसिस समझो. आपने इंस्टाग्राम की रील्स देखना शुरू किया, आपने जो रील देखी तुरंत उसके बाद नई रील जो अगली आ रही है वो पुराने आपने जो रिसेंटली रील देखी है ना उसके डेटा को उसने एनालाइज कर लिया है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत मतलब अब ये कंप्यूटर सिस्टम्स की बात आ जाती है कि कैसे एकदम डेटा आएगा, उस डेटा को प्रोसेस करोगे और नई चीज बनाओगे. तो डेटा प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग ये तो एक चीज है कि कैसे लॉजिक, बट अब कंप्यूटर का फंक्शन क्या आता है कि कैसे आप इस डेटा की प्रोसेसिंग तेज करोगे, कैसे आप इस डेटा की प्रोसेसिंग तेज करोगे. Just a second, guys. Just a second, guys. तो डेटा की प्रोसेसिंग आप तेज कैसे करोगे, वहां पे काम आता है कंप्यूटर सिस्टम्स का. हो सकता है आप इसका पार्ट हो सकता है आप इसका पार्ट नहीं भी हो, बट इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कैसे आप इस चीज को यूजर तक पहुंचाओगे. ठीक है, कितना तेज आप यूजर तक पहुंचा सकते हो, दैट कम्स अंडर द रियल टाइम एनालिसिस. दैट कम्स अंडर द रियल टाइम एनालिसिस. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. रियल टाइम एनालिसिस मीन्स डेटा कम्स इन स्ट्रीम एंड get processed and analyzed as it get created. As a result, system makes real time recommendations. और ये बहुत जरूरी है. आप YouTube का आप एक वीडियो देख रहे हो तो YouTube का वीडियो आप कह सकते हो हर 3 सेकंड में प्रोसेस होता है, हो सकता है मान लो. तो अब आपकी रिकमेंडेशन रियल टाइम नहीं रहेगी तो YouTube को उतना आउटपुट नहीं मिलेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. YouTube को उतना आउटपुट नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी रियल टाइम एनालिसिस के एग्जाम्पल है कि तुरंत तुरंत आप प्रोसेस करो. आप देख रहे हो आप कितना इंटरेस्टिंग काम है ये. ठीक है, आई एम नॉट सेलिंग MLAI, बट यस आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When building a recommender system, an important aspect is to pick the most appropriate filtering approach we described above and implement the right algorithm to train a model. The algorithm can be simple, like the ones to measure the distance between the similar item, or complex and resource heavy ones. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. फ्यूचर ऑफ रिकमेंडर सिस्टम में आपको डिस्कस कर लेता हूँ. एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो रिकमेंडर सिस्टम हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द हम्बल बिगिनिंग्स with much more on the horizon. Many machine learning engineers and data scientists are confident that the future of recommender system is in artificial intelligence in general and deep learning in particular. आपका डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरल एप्लीकेशन है, बट रिकमेंडर सिस्टम का डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा. क्या हो रहा है भाई. ठीक है, तो एक बार पढ़े, जस्ट अ सेकेंड.
ठीक है, चलो तो अब इसमें हम पढ़ते हैं recommender system have come a long way from their humble beginnings with much more on horizon. Many machine learning engineers and data scientists are confident that the pure future of recommender system is in artificial intelligence in general and deep learning in particular. The idea of having an intelligent system that can think like human, learn like human, and recommend useful stuff like human, or even better, has many applications. Yet the primary appeal lurks in the opportunities to get higher customer engagement and conversions. A lot of research is already dedicated to deep learning and advancement it can bring to recommender system. This field is thought to be further explored in future. Companies like YouTube are actively investing in the research of deep learning and applying it to personalize their effort and यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए. तो अब आप खुद सोचो रिकमेंडेशन क्या होती है. मैं अगर आपको जनरली बताऊं, आपने एडवाइस सुना है, बहुत लोग एडवाइस करते हैं. आप डॉक्टर्स के पास एडवाइस के लिए जाते हो, ठीक है, आप लॉयर्स के पास एडवाइस के लिए जाते हो, आप बहुत सारे लोगों के पास एडवाइस के लिए जाते हो. बट क्या ये एडवाइस आपको घर पे मिल सकती है? जी हाँ. जो रिकमेंडर सिस्टम है ये उसी का एक एग्जाम्पल है. और आई थिंक रिकमेंडेशन जो फील्ड है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है. तो अगर आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ करना चाहते हो फ्यूचर में, मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि मशीन लर्निंग, एआई इन जनरल आप पढ़िए एंड डीप न्यूरल नेटवर्क्स को आप पर्टिकुलर पढ़िए. तो दैट वुड एक्चुअली गिव यू एन इनसाइट अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है. An interesting trend in the world of recommendation system is applying a reinforcement machine learning approach by showing customers suboptimal recommendation and recording their reactions. अब reinforcement machine learning approach क्या है ना, इसके बारे में पढ़िएगा. इसमें exactly जो recommend होता है ना वो नहीं दिखाते, जो सेकंड नंबर पे रिकमेंड करना है, थर्ड नंबर पे रिकमेंड करना है वो दिखाते हैं. और मतलब जैसे 3 रिकमेंड, अब जैसे किसी की प्रोफाइल है, मुझे पता चला यार इसको ये या ये तीनों चीज पसंद आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, उसको ये दोनों चीजों दिखाएंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे कि क्या वो इनको चुनता है, क्या वो इनको सिलेक्ट करता है. अब आप समझ रहे हो किस लेवल पे पहुंच रही है ये चीज, किस लेवल पे पहुंच रही है. तो अल्टीमेटली इन दोनों में से किसी एक को चुन रहा है. अगर नहीं चुन रहा है तो फिर उसके लिए सही चॉइस ये थी. और अगर तीनों दिखाने के बाद भी वो बी को चुन रहा है तो हमारा जो डेटा था वो ऑल्टर करने की जरूरत है. समझ में आया? हमारा जो डेटा है उसको ऑल्टर करने की जरूरत है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. अब इसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? देखो रिकमेंडेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक पता है आपको क्या है, कि इंसान को ना वो अपने जोन में